A very good afternoon, everyone. So today the topic of discussion is manual vacuum aspiration, right? This is under the same unit, unit number 12, right? तो ये टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर. You might have some idea regarding this because हमने जो अबॉर्शन वाला टॉपिक किया था उसके अंदर हमने ये ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑप्शंस में पढ़ा है, right? So let's start with it. So the topic is manual vacuum aspiration. So we are going to discuss the introduction, advantages of manual vacuum aspiration, indications, contraindications, equipments which are being used for this manual vacuum aspiration, along with precautions, procedure, then complications and conclusion, right? So let's start with the introduction first. So it is an aseptic procedure that involves the evacuation of uterine contents by the use of a handheld plastic aspirator. ठीक है? What we are doing in this, we are evacuating the uterine contents, right? मतलब we are evacuating the uterus basically, right? जो भी इसके अंदर contents होंगे bits, मतलब remaining bits हैं conception के या conceptus material उसको हम उसमें बाहर निकालते हैं by with the help of handheld plastic aspirator. इट इज यूज कॉमनली इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री. तो दोनों तरह की कंट्रीज में जो है वो यूज होती हैं, राइट? Then approximately 1 in 4 women will experience a miscarriage in her lifetime. As we all know, the rate of abortion or miscarriage is very much high. Like 1 in 4 women will experience a miscarriage in her lifetime. तो ये जो है मैनेजमेंट होती है एक तरह से मिसकैरेज की भी, राइट? सो मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे जो हमने अबॉर्शन में पढ़ा था. सो इफ द अबॉर्शन इज अकरिंग इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर का मतलब है लेस देन और इक्वल टू 12 वीक्स. तो मेडिकल उसमें जो मेथड्स आती हैं आपके मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिसिन आती है मिफेप्रिस्टोन, मिजोप्रोस्टॉल एंड मिजोप्रोस्टॉल अलोन भी आप यूज कर सकते हैं, उसको कॉम्बिनेशन में भी आप यूज कर सकते हैं. सर्जिकल में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन के, ठीक है, देन डायलिटेशन एंड क्यूरेटर्स के, राइट? देन एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके आपके पास, ठीक है? व्हाट ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ मैनुअल वैक्यूम aspiration. So the World Health Organization recommends manual vacuum aspiration for uterine evacuation because it is safe, high quality and affordable. ठीक है? तो WHO जो है इसको ज्यादा प्रेफर करता है अभी, ठीक है? बिकॉज इट इज सेफ एंड इट इज ऑफ हाई क्वालिटी, राइट? एंड अफोर्डेबल होता है ये. देन इट इज इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज. जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो इजिली इसको कर सकते हैं परफॉर्म, राइट? सो इट इज इजी टू learn and easy to use. Then small, it is a small portable, quite no electricity required. ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की आपको इसमें जरूरत नहीं है. स्मॉल इक्विपमेंट है, पोर्टेबल है, उसको आप कहीं भी रख सकते हो, राइट? Then ideal for performing procedures in the outpatient setting. तो outpatient जो setting है, OPD settings है, वहां पे भी आप इसको use कर सकते हैं because it is small and portable. Then next comes continuing with the advantages, advantages of manual vacuum aspiration over other techniques of termination of pregnancy. So it causes less pain, therefore less need for analgesia. Then it reduces risk of complications like bleeding. देन लेस पोस्ट बॉटल मॉर्बिडिटी. ठीक है, तो पोस्ट बॉटल जो मॉर्बिडिटीज होती हैं मदर को, वुमेन को जो फेस करनी पड़ती है अबॉर्शन के बाद, वो थोड़े से इसमें चांसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली कम है इन कंपैरिजन टू अदर टेक्निक्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. देन लेस हॉस्पिटल स्टे है इसके अंदर बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू it can be done in outpatient setting, and it is also less time consuming, like it is a procedure only of 10 to 15 minutes with less pain, right? Then next comes indications. So ऐसे कौन सी इंडिकेशन है जिसमें आपको एमबीए करना पड़ता है? थेरापेटिक इंडिकेशंस पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो थेरापेटिक इंडिकेशन में आपका आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन फॉर जनरल एनेस्थीसिया अप फॉर जेस्टेशनल एज अप टू 12 वीक्स. ठीक है, सो अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, लाइक कुछ कंसेप्टस मटेरियल जो है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है एंड some of the conceptus material is retained inside, right? तो उसको मैनेज करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, बट जो आपका जेस्टेशनल एज है इसके अंदर दैट शुड बी इक्वल टू और लेस देन 12 वीक्स. देन फर्स्ट ट्रिमेस्टर अबॉर्शन है ना, फर्स्ट ट्रिमेस्टर अबॉर्शन में हम इसको जो है वो यूज करते हैं. एंड मिस्ड अबॉर्शन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं. मिस्ड अबॉर्शन में लाइक मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है जिसमें कि पता नहीं चलता है कि अबॉर्शन जो है वो हो चुका है. ठीक है, लाइक साइलेंट अबॉर्शन जिसे आप बोलते हैं. बट जेस्टेशनल एज जो है अगेन लेस देन 12 वीक्स होनी चाहिए इसके अंदर. ठीक है, और मोर देन 12 वीक्स जो है वो चल जाएगी इसके अंदर. देन जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीजेस लाइक मोलर प्रेगनेंसी. ठीक है,
जैसे हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है तो उसको भी मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। देन सेप्टिक अबॉर्शन है आपका, ठीक है, इफ इट इज लेस देन 12 वीक्स और इक्वल टू 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, राइट। देन इनएविटेबल अबॉर्शन में इसको यूज कर सकते हैं। देन ब्लाइएटेड ओवम है और अनएम्ब्रियोनिक जेस्टेशन है। ब्लाइएटेड ओवम में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली, है ना, ओवम का, वो फॉर्म नहीं हो पाता है, राइट। तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। देन डायग्नोस्टिक, तो आपने बस ये देख लिया इसके अंदर थेरापेटिक इंडिकेशंस में कि जो जेस्टेशनल एज है वो 12 वीक से कम या उसके बराबर होना चाहिए, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिमेस्टर का मतलब है ये, ठीक है, कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आपकी मैनेजमेंट के लिए आप इसको यूज कर पाएंगे। देन डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस की आ जाती हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी में क्या, हम एंडोमेट्रियम से थोड़ा सा सैंपल जो है वो लेते हैं, लैबोरेटरी में हमें सेंड करना होता है, तो उसके लिए आप एमबीए का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इफ द वुमन इज हैविंग डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, अगर वुमेन को डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो भी हम एमबीए से हम डायग्नोसिस का बना सकते हैं, सैंपल वहां से कलेक्ट कर लेंगे। देन इफ देयर इज रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, राइट, सेकेंडरी पीपीएच है, तो वो उसका भी डायग्नोसिस बनाने के लिए जो है वो इसको हम यूज कर सकते हैं। देन कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ओवुलेशन, ओवुलेशन के टेस्ट को कंफर्म करने के लिए वी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। देन मोलर प्रेगनेंसी है अगर, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है, जैसे कि जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिसीज है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल हमने पढ़ा था, ठीक है, तो अप टू 24 वीक्स तक अगर वो चले गई है तो उस केस में भी हम एमबीए का यूज कर सकते हैं। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, किस केस में हम मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन जो है वो नहीं करेगी, ठीक है। अगर जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 12 हफ्ते के बाद कर रहे हैं हम, तब हम यूज नहीं करेंगे मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन को, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, बोनी पार्ट बच्चे के बन चुके होते हैं 12 वीक्स के बाद, ठीक है, 12 वीक्स की प्रेगनेंसी बहुत होती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, बोनी स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो चुके होते हैं, तो आप उसको मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन से जो है वो बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन अभी आपको मैंने यहाँ बताया कि मोलर प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स, उसमें क्या है, कुछ रिमेनिंग जो अंदर मटेरियल होगा उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जो छोटा मोटा कंसेप्टल मटेरियल अंदर रह गया होगा उसको हम मैनुअल इवैक्यूएशन से निकाल सकते हैं इस प्रोसीजर से। अदरवाइज इसको आप यूज तभी करोगे अगर 12 वीक से कम की प्रेगनेंसी है। देन रिलेटिव इंडिकेशंस आपकी आ गई, प्यूरुलेंट सर्विसाइटिस एंड पेल्विक इन्फेक्शन। अगर वुमेन को सर्विसाइटिस है या पेल्विक इन्फेक्शन है या कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर्स है, उस केस में हम ये यूज नहीं करते हैं प्रोसीजर का। देन नेक्स्ट आता है आपका इक्विपमेंट्स, कौन कौन से आपके इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो यूज होते हैं इन मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका आएगा इसमें मैनुअल वैक्यूएशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन किट आती है, ठीक है। इसमें आपकी कैरमैन सिरिंज आती है, जिसको कि आप मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर भी बोलते हैं। देन कैनुला आते हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे अलग से, you can have valsalum, either valsalum or tenaculum, right? देन स्पंज होल्डिंग फोर्सेप आपको चाहिए होगा, किडनी डिश चाहिए इसके अंदर, देन हैगर्स डायलेटर, यूट्राइन साउंड, कस्कोज और सिम स्पेकुलम, वेजाइना को स्पेकुलेट करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, ठीक है, तो ये सब आपको चाहिए। देन ड्रग्स कौन कौन सी चाहिए इस प्रोसीजर में, ड्रग्स यू नीड इज 1% लिडोकेन और जाइलोकेन, ठीक है, लिडोकेन आपको चल सकती है, जाइलोकेन चल सकती है। देन यू नीड डायजापाम, ठीक है, डायजापाम आपको चाहिए। देन यू नीड ट्रामाडोल, देन नॉर्मल सेलाइन एंड ऑक्सीटोसिन टू एक्सेलरेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, राइट। देन अदर्स में आपको इसमें चाहिए कॉटन स्वैप्स, वेजाइनल और पेरिनियल पैड्स, वेजाइनल ड्रेप्स, स्टेराइल ग्लव्स, सिरिंजेस एंड लाइट सोर्स आपको चाहिए प्रॉपर, ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर सको, राइट। So these are all are the equipment which you need, right? Here you can see in the picture, right? तो ये आपके आ जाएंगे, आपने काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में देखे हुए हैं। दिस इज द वेजाइनल स्पेकुलम, राइट, दिस वन इज आल्सो पोस्टीरियर ब्लेड सिम स्पेकुलम, ठीक है, ये कस्कोस है आपका, कस्कोस स्पेकुलम है, दिस इज सिम स्पेकुलम, दिस इज वल्सेलम, राइट, दिस इज योर स्पंज होल्डर आ गया आपका, ये यूट्राइन साउंड आ जाती है इधर आपके, ये डायलेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द इंस्ट्रूमेंट्स। और डायलेटर्स के देखिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, आप इनकी विड्थ से पता लगा सकते हैं, है ना, ये वाले जो है थोड़े मोटे हैं और ये वाला आगे थोड़ा थिन है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के यहाँ पे रखे हुए हैं। एंड दिस
here you can see a syringe like structure is here, equipment पे यहाँ पड़ा हुआ है, this is manual vacuum aspirator, ठीक है, प्लास्टिक वाला जो है ये. Then the instrument, ठीक है, so this is the picture showing the manual vacuum aspirator. ये इसके different parts है, right? तो ये इसका प्लंजर है जैसे सिरिंज में लगा होता है, दिस इज द कॉलर स्टॉप, राइट. देन दिस इज द वॉल्व बटन्स, ठीक है. देन दिस इज द कैप रिलीज, ये कैप लगी हुई है और कैप के पीछे उसको कंट्रोल करने के लिए कैप रिलीज है, ठीक है. So this is the picture of traditional versus IPAS aspirator. So below one is the IPAS aspirator and above जो picture आपको नजर आ रही है ऊपर, this is the traditional aspirator, right? So इसमें भी आपके इंस्ट्रूमेंट में सिंगल वॉल्व एस्पिरेटर भी आता है और डबल वॉल्व एस्पिरेटर भी आता है, राइट. तो देन इसके आगे, ठीक है, what all you need to know is the size of cannulas, ठीक है, कौन कौन से साइज के कैनुलास जो है वो अवेलेबल होते हैं इसमें. तो बेसिकली इसमें आपके मेनली 5 कलर्स के आते हैं, ठीक है, ये जो 5 आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, मेन आपके 5 हैं. येलो है, ठीक है, 4 mm उसका साइज रहता है. देन लाइट ग्रीन है, उसका 5 mm साइज रहेगा. देन आपका ब्लू कलर का आ जाता है, दिस इज 6 mm इन साइज. देन ब्राउन वन इज ऑफ 7 mm, व्हाइट वन इज ऑफ 8 mm, ठीक है. देन टैन कलर का आता है आपका, ये आएगा 9 mm का, ठीक है. देन आपका आता है, दिस इज टैन कलर, दिस वन इज टैन कलर, ये आएगा 9 mm का. देन डार्क ग्रीन कलर का आता है 10 mm का, ठीक है, राइट. तो ये आपके साइजेस हैं इसमें, ठीक है, कैनुला के. देन आता है प्रिकॉशंस, कि जब आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है, व्हाट ऑल प्रिकॉशन यू शुड कीप इन माइंड और यू शुड अडॉप्ट to prevent any complications, right? So any serious medical conditions such as shock, hemorrhage, cervical or pelvic infection, sepsis, right? तो अगर मदर को इस तरह की किसी भी कोई कंडीशन है, शॉक में है, हैमरेज हुई है, हो रही है बहुत ज्यादा, सर्वाइकल और पेल्विक कोई इन्फेक्शन है या उसको इन्फेक्शन वैसे ही है, सेप्सिस है ब्लड में, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो अगर हो सकती है इफ द मदर इज हैविंग इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ठीक है. तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम मदर को राइज हो रही है तो उसको इमीडिएटली जो है वो आपने रिपोर्ट करना है, पहले एड्रेस करना है, नोट करना है. देन यूट्राइन एस्पिरेशन और यूट्राइन इवैक्यूएशन इज ऑफन एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेफिनेटिव मैनेजमेंट इन दीज केसेस एंड वंस द पेशेंट इज स्टेबलाइज्ड द प्रोसीजर शुड नॉट बी डिलेड, ठीक है. अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है, पेशेंट आपके पास आया, उसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, सपोज उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या पेशेंट शॉक में है, तो जैसे ही पेशेंट जो है वो स्टेबलाइज होता है तभी आपको ये इमीडिएटली जो प्रोसीजर है वो आपको परफॉर्म करना है. इन केसेस वेयर द वुमन हैज अ हिस्ट्री ऑफ अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, द एस्पिरेटर्स एंड कैनुला शुड बी यूज्ड ओनली विद एक्सट्रीम कॉशन. अगर वुमेन को किसी तरह का ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, जैसे हमने बोला, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन भी हो सकती है इसकी, लेकिन अगर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है वुमेन को, ठीक है, तो उस केस में बहुत ही एक्सट्रीम कॉशन के साथ आपने जो है एस्पिरेटर्स का और कैनुला का यूज करना है ऐसे पेशेंट में, ठीक है. और स्पेशली वहां पे हम इसका यूज करेंगे फिर अगर आपके पास बैकअप में कोई और इमरजेंसी जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल है, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है बाय द वे, तो फटाफट आप उसको वो केयर इमरजेंसी वाली दे सको. The procedure may be done with local anesthesia or under general analgesia with sedation. तो local anesthesia भी आप use कर सकते हो because it is less painful. Otherwise, you can also go for analgesia with sedation, right? Then next आता है preparation of client. Preparation of client में सबसे पहले आपका आएगा explain the procedure to the patient and obtain a written or verbal कंसेंट, ठीक है. पेशेंट को प्रोसीजर आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, उसे रिटन और वर्बल जो है आपने कंसेंट लेना है. देन प्राइमिंग द सर्विक्स विद एजेंट सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि इसमें क्या है, सर्विक्स को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर सर्विक्स जो है वो प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, उस केस में हम उसको प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है. आप उसको वजाइनली भी आप इंसर्ट कर सकते हो एंड इवन इट कैन बी टेकन सबलिंगुअली, राइट. अराउंड 3 आवर्स प्रायर टू द प्रोसीजर, तो प्रोसीजर से 3 घंटे पहले आप ले सकते हैं ताकि सर्विक्स जो है वो प्रिपेयर हो जाए, एंड विच विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ सर्वाइकल टीयर, सर्वाइकल हैमरेज और सर्वाइकल ट्रॉमा, राइट. देन नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द सेल्फ. तो प्रिवेसी शुड बी मेंटेन, पेशेंट को स्क्रीन लगाना है, क्लोज रूम में होना चाहिए, प्रिवेसी पूरी उसकी मेंटेन करनी है. देन नेक्स्ट इज ऑल द आर्टिकल्स आर अरेंज्ड नियर द प्रोसीजर साइट. तो जब प्रोसीजर साइट होगी वहां पे सभी आर्टिकल्स जो है वो आपने अरेंज करने हैं.
ऑल द ऑर्नामेंट्स, फिंगर्स, रिंग्स, बैंगल्स एक्सेट्रा आर रिमूव्ड। ठीक है, तो जितने भी पेशेंट ने ऑर्नामेंट्स पहने होंगे वो सभी के सभी जो है वो आप रिमूव करने के लिए उसको बोलेंगे, और उसके जो रिलेटिव होंगे साथ में आप उनको हैंड ओवर कर देंगे। पुट ऑन ऑल द यूनिवर्सल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। ठीक है, एप्रन, बूट्स, जो भी प्रिकॉशंस हम लेते हैं, पीपी वगैरह, वो सब आपने जो है वो फॉलो करना है। देन स्क्रब एंड वियर स्टेराइल ग्लव्स, क्योंकि इट इज अ स्टेराइल प्रोसीजर, सो यू शुड ऑलवेज keep all the articles sterile and you need to wear the sterile gloves, right? देन असेंबल द एस्पिरेटर। अब एस्पिरेटर आपके पास है, प्लंजर आपके पास है, कैनुला आपने उसमें फिट करना है जहाँ पे कैप लगी है। ठीक है, तो वो सारे आर्टिकल जो है वो अपने अरेंज करने हैं और इक्विपमेंट को रेडी करना है। देन पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग एमवीए। ठीक है, तो पेन कैसे मैनेज, क्योंकि पेन होगी पेशेंट को बट थोड़ी लेस होगी इन कंपैरिजन टू अदर मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो गोल क्या है इसका? द गोल इज टू रिड्यूस द पेन एंड एंजाइटी। पेशेंट का जो एंजाइटी है, जो पेन है, उसको आपने कम करना है। चॉइस मे बी बेस्ड ऑन वुमेन्स इंडिविजुअल नीड्स और प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो साइकोलॉजिकल पेन अगर पेशेंट को है, सपोज साइकोलॉजिकल पेन भी होती है ना, कई बार सोच के ही हमें डर लगता है, तो पेशेंट की एंजाइटी है, जो फियर है, जो और एप्रीहेंशन है, वो सबको आपने दूर करना है उसे कम्युनिकेट करके। देन सर्वाइकल पेन ड्यू टू डायलिटेशन, पेशेंट को सर्वाइकल पेन भी जो है वो हो सकता है। देन यूट्राइन क्रैम्पिंग भी हो सकती है ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग इनसाइड द यूट्रस। टाइमिंग, ड्रग मस्ट बी मोस्ट इफेक्टिव एट द टाइम ऑफ द प्रोसीजर। तो आपने पेन किलर उसको जो है देना है, वो आपने एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर देना है। ठीक है, तभी वो इफेक्टिव रहेगी ज्यादा। एडमिनिस्टर ड्रग 30 to 45 मिनट्स बिफोर द प्रोसीजर। या तो टाइम प्रोसीजर के बिल्कुल टाइम पे दो, क्या आपको स्टार्ट होने से 30 to 45 मिनट्स पहले आप दे सकते हो। देन नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच क्या है पेन मैनेजमेंट की? जेंटल, रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन आप पेशेंट से करोगे, उससे उसका पेन भी जो है वो कम हो जाएगा और आपका आईपीआर भी डेवलप होगा। वर्बल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस, पेशेंट को वर्बली सपोर्ट करना है, उसको रीअश्योर करना है। देन जेंटल स्मूथ ऑपरेटिव टेक्निक आपने जो है वो यूज करनी है। व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, यू शुड बी जेंटल व्हाइल परफॉर्मिंग द टास्क। ठीक है, और स्मूथली आपने करना है। कैन सप्लीमेंट बट नॉट रिप्लेस द मेडिकेशन, राइट? देन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, एंजियोलिटिक्स आप दे सकते हो पेशेंट को एंजाइटी कम करने के लिए। सेडेटिव्स यू कैन गिव टू रिलीव द एंजाइटी ऑफ द पेशेंट। डायज़ेपाम जिसे हम यूज दे सकते हैं पेशेंट को, आईएम, राइट? एनाल्जेसिक्स टू रिलीव पेन सच एज इब्रूफिन और पेंटाजोसिन। ठीक है, तो एनाल्जेसिक्स आप दे सकते हो पेशेंट की पेन को कम करने के लिए। एंटाजोसिन, पेंटाजोसिन आप उसको दे सकते हो, ब्रूफिन आप उसको दे सकते हो। लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हो फॉर पैरासर्वाइकल ब्लॉक यूजिंग लिडोकेन और पिथेडिन। तो पैरासर्वाइकल ब्लॉक के लिए लोकल एनेस्थीसिया अगर आपने देना है लोकल, ठीक है, तो उसमें आप यूज क्या करेंगे? लिडोकेन और पिथेडिन, राइट? देन नेक्स्ट आपका आता है, वन सेकेंड, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द फोन, वेट वेट। One second, beta, 1 second. There's some problem with my phone. Just wait.
right? So there is some problem with the screen actually. You won't be able to see all the like content which is written on the slide, but कोई बात नहीं, मैं आपको steps बता देती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले अपने पेशेंट को बोलना है अपना ब्लैडर जो है वो एम्प्टी करने के लिए, ठीक है? और उसको जो पूरा एरिया होगा, पेरिनियल एरिया होगा, उसको अच्छे से आप क्लीन करेंगे, देन यू आर सपोज टू ड्रेप द पेशेंट। और वजाइना वल्वा जो है वो सब अच्छे से जो है वो आपने क्लीन करना है। देन पेशेंट को आप इसमें लिथोटमी पोजीशन जो है वो आप पेशेंट को देंगे, ठीक है? And then you are supposed to conduct a bimanual examination to confirm uterine size and position, ठीक है? Bimanual examination आप करेंगे ताकि आपको यूट्रस का साइज पता चल सके, उसकी पोजीशन पता चल सके, ठीक है? तो bimanual में हम क्या करते हैं, one hand will be above the abdomen of the patient, ठीक है? And one hand will be inserted inside the uterine cavity, right? Then आप speculum examination भी कर सकते हैं, ठीक है? Vaginal speculation speculum का यूज करके कसको या फिर सिम speculum जो है वो यूज करके आप ये सब पता लगा सकते हैं, ठीक है? Then after that you are supposed to arrange for the assemble the this you are supposed to assemble the एस्पिरेटर, ठीक है? इसको करने के लिए आपके पास जो आगे यहाँ पे इस तरफ पे कैप रिलीज लगे होंगे, ठीक है? उनको आपने प्रेस करना है ताकि वो पीछे को आ जाए, ठीक है? और वो करने के बाद फिर आपने प्लंजर को पीछे से सेकंड स्टेप में आपको नजर आ रहा है, इस तरह से प्लंजर को आप पीछे की तरफ को पुश करेंगे। सो पुल द प्लंजर बैक अंटिल आर्म स्नैप आउटवर्ड एंड कैच ऑन द सिलेंडर बेस, राइट? और नेगेटिव प्रेशर जो है वो आपने मेंटेन करना है इसमें 600 to 660 mmg का, विच इज क्रिएटेड इन द सिलेंडर। जो सिलेंडर होगा उसके अंदर आपने 600 to 660 mg का प्रेशर जो है वो आपने क्रिएट करना है प्लंजर को पीछे खींचते हुए, राइट? देन आफ्टर दैट, ठीक है, आप क्या करेंगे, आपने इसको प्लंजर की हेल्प के साथ आपने इसको अंदर जो है वो इंसर्ट करना है। लेकिन इंसर्ट जब आप करेंगे तो यू नीड टू विजुअलाइज द वेजाइनल एरिया, ठीक है? तो उसको आप सिम स्पेकुलम की हेल्प के साथ पहले आप उसको अच्छे से विजुलाइज करेंगे एंड देयर शुड बी प्रॉपर लाइट सोर्स, ठीक है? और एंटीसेप्टिक सोक्ड स्पंज जो है वो आपने रखनी है अपने पास, जिससे कि आप क्लीन करेंगे सर्वाइकल ओस को, ठीक है? और जब सर्वाइकल ओस को आपने क्लीन करना है, क्योंकि वो इंसर्ट करने एस्पिरेटर इंसर्ट करने से पहले एस्पिरेटर इंसर्ट करने से पहले आपने पूरा का पूरा सर्वाइकल ओस जो होगी आप उसको क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक सोक्ड स्पंज के साथ, ठीक है? और यू शुड स्टार्ट एट द सर्वाइकल ओस एंड स्पाइरल आउटवर्ड टुवर्ड विदाउट रिट्रैक्टिंग द एरिया। मतलब एक बार में एक जगह पे आपने क्लीन करना है, ठीक है? अंदर की तरफ से साफ करते हुए फिर आपने स्पाइरली बाहर की तरफ को निकलना है, राइट? कंटिन्यू अंटिल ओस हैज बीन कंप्लीटली कवर्ड बाय एंटीसेप्टिक। और पूरी की पूरी जो सर्वाइकल ओस होगी उसको आपने पूरा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ अच्छे से क्लीन कर देना है, ठीक है? इससे क्या होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा, राइट? देन लोकल आप इसमें एनेस्थीसिया जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है? और लोकल आप पैरासर्वाइकल ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? और जैसे कि आपको इंजेक्शन साइट्स बताई हुई है 2 o'clock, 4 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock साइट्स पे, ठीक है? जैसे कि आप पिक्चर्स में यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से आप पैरासर्वाइकल ब्लॉक जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? राइट? वन सेकेंड। और जितनी कम एनेस्थेटिक डोज जो है वो पॉसिबल है उतनी कम से कम आपने जो है वो यूज करनी है। एग्जांपल इफ यूजिंग लिडोकेन, तो लिडोकेन की रिकमेंडेड जो लोएस्ट डोज होती है दैट इज 200 mg, तो कम से कम आपने जो है वो यूज करनी है। देन यू शुड डायलेट द सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो आपने डायलेट करना है विद द हेल्प ऑफ डायलेटर एंड ग्रेटर द जेस्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डायलेटेशन रिक्वायर्ड। जितना ज्यादा टाइम हो गया होगा प्रेगनेंसी, सपोज 8 वीक हुआ तो 8 वीक्स हुआ तो उस हिसाब से आपको चाहिए होगा, अगर 12 वीक्स हुए हैं तो और ज्यादा चाहिए होगी डायलेटेशन। Dilate cervix to allow cannula approximate to the gestational gauge to fit snugly through the os, ताकि कैनुला जो आप लगाएंगे एस्पिरेटर के आगे वो इजीली जो है वो जा सके, इसलिए आपको कैनुला जो है वो सर्विक्स जो है वो डायलेट करना पड़ेगा। एंड इफ द सर्विक्स इज इनसफिशिएंटली डायलेटेड यूज मैकेनिकल डायलेटर और प्रोग्रेसिवली लार्जर कैनुला टू डायलेट। तो जो आपको हेगर्स डायलेटर मैंने अभी इक्विपमेंट्स में दिखाया था, डायलेटर आप यूज करेंगे उससे आप डायलेट करेंगे अगर नेचुरल तरीके से वो नहीं डायलेट हुआ है, ठीक है? राइट? सो हियर इन द पिक्चर यू कैन सी, जैसे एस्पिरेटर की कैप के आगे, ठीक है, ये कैनुला जो है वो लगाया हुआ है हमने, ठीक है? तो इस तरह से लगा के उसको आपने अंदर इंसर्ट करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि आपने कैनुला को फोर्सफुली जो है वो आप इंसर्ट नहीं करोगे,
ठीक है। और एक आपको मैं आइडिया दे देती हूँ इसमें कि जो कैनुला का नंबर होता है वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैक्सिमम आपने पढ़ा है कि 10 तक मैंने आपको बताया है अभी, है ना, साइज ऑफ कैनुला इसमें। तो मैक्सिमम 12 तक आपके पास आता है कैनुला इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे कि सपोज 7 वीक्स हुए हैं जेस्टेशन के, तो आपको 7 का चाहिए होगा। अगर 8 वीक्स हुए हैं तो आपको 8 का चाहिए होगा, राइट। हाँ जी, तो वल्सलम के साथ आपने क्या करना है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वल्सलम के साथ जो अपर लिप होगा आपने उसको ऐसे ऊपर की तरफ को पिक करके रखना है ताकि कैनुला अच्छे से अंदर से इंसर्ट हो पाए, ठीक है। और अंदर इंसर्ट करने के बाद कैनुला को, ठीक है, रोटेट करना है और उसको मूव करना है इन एंड आउट, ठीक है, लाइक दिस एज इट इज सीन इन द पिक्चर, हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो। और कैनुला को रोटेट करेंगे आप 1 डिग्री एंगल में, ठीक है, इन ईच डायरेक्शन, पहले क्लॉकवाइज देन फिर एंटी क्लॉकवाइज, राइट। देन नेक्स्ट आता है साइंस दैट इंडिकेट द यूट्रस इज एम्प्टी। ऐसे कौन से साइन है जिससे आपको पता चल जाएगा कि यूट्रस अब बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। सो रेड और पिंक फोम विदाउट टिश्यू इज सीन पासिंग थ्रू द कैनुला, ठीक है। तो रेड और पिंक कलर का जो फोम है विदाउट टिश्यू, दैट दैट विल बी सीन थ्रू द कैनुला, कैनुला के अंदर आपको नजर आएगा। अ ग्रिटी सेंसेशन इज फेल्ट एज द कैनुला पासेस ओवर द सरफेस ऑफ द इवैक्यूएटेड यूट्रस। तो पेशेंट को एक ग्रिटी सी सेंसेशन आएगी जब उसका यूट्रस एम्प्टी हो जाएगा और जब आप उसको कैनुला को अंदर रोटेट कर रहे होगे, ठीक है। द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स अराउंड और ग्रिप्स द कैनुला, ठीक है। जब खाली हो जाएगा वो, तो जब आप कैनुला को अंदर डाल रहे होगे उस टाइम पे यूट्रस जो है वो साथ में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर वो आपको लगेगा कि वो कैनुला को ग्रिप कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब वो कंटेंट खाली भरा बाहर आ चुका है, निकल चुका है, तो अब यूट्रस इवैक्यूएट हो चुका है। सो दैट इज द साइन व्हिच इंडिकेट्स द यूट्रस इज एम्प्टी। And the patient complains of cramping or pain indicating that the uterus is contracted। और patient आप भी आपको खुद बताएगा कि उसको cramping हो रही है, उसको पेन हो रहा है, that indicates कि patient को uterine contractions जो है वो start हो गई है, ठीक है। Then perform any concurrent procedure, ठीक है। Then when procedure is complete, proceed with contraception or other procedure। अगर कोई और concurrent procedure patient करवाना चाहता है, जैसे contraceptive कोई measure लेना चाहता है, जैसे कि IUCD insertion है, ठीक है, so that can be done following this procedure। Then process instruments, step number 10 is process instrument। Immediately process or discard all the instruments according to local प्रोटोकॉल। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं उसको आपने इमीडिएटली जो है वो डिस्कार्ड कर देना है, टर्मिनेट करना है, और सभी आर्टिकल्स को स्टरलाइजेशन के लिए दोबारा आपने भेजना है, ठीक है, क्लीन करने के बाद प्रॉपरली। Then post procedure care, so apply perineal pad and ensure that the woman is resting comfortably। तो perineal pad जो है अप्लाई करेंगे और ये देखना है कि जो वुमेन है वो कंफर्टेबल है, राइट। और उसके मॉनिटर करने हैं वाइटल साइन आपने 2 आवरली, और देखना है कि ब्लड लॉस ज्यादा ना हो। और पेन जो है पेशेंट को मॉडरेट होगी, दैट कैन बी रिलीव्ड बाय माइल्ड एनाल्जेसिक्स। देन पेशेंट को वेरीफाई करना है और अपडेट करना है टेटनस इम्यूनाइजेशन के बारे में, ठीक है। उससे पूछना है कि उसने टेटनस इम्यूनाइजेशन करवाया है या नहीं करवाया है। और अगर RH नेगेटिव मदर है, ठीक है, तो उस केस में उसको रोगैम का इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। IV लाइन उसको आपने एस्टैब्लिश करनी है, उसमें ऑक्सीटोसिन 5 to 10 इंटरनेशनल यूनिट आप डालेंगे ताकि उसका यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहे, और अगर अंदर कुछ रह गया तो वो अपने आप कॉन्ट्रैक्शन से बाहर आ जाए। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग फॉर लीगल पर्पस, जो भी आपकी फाइंडिंग्स आई हैं उसको आप डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। देन पेशेंट कैन गो होम इफ वाइटल्स आर स्टेबल, ठीक है, पेशेंट को आप घर भेज सकते हैं अगर उसके वाइटल साइंस स्टेबल है, ठीक है। और अगर वो आराम से चल सकती है, उसे कोई पेन नहीं है, तो वो घर जा सकती है, उसको काउंसिल करना है, राइट। देन नेक्स्ट आगे पोस्ट प्रोसीजर कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग। तो प्रोसीजर के बाद पेशेंट को आप कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग उसकी आप कर सकते हैं, आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं फॉर दिस इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंसर्शन, और अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है तो आप उसको स्टरलाइजेशन ऑपरेशंस के बारे में भी बता सकते हो, राइट। देन कॉन्ट्रासेप्ट पोस्ट प्रोसीजर कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स आपके आ जाएंगे, जैसे कि कोई ट्रीटमेंट है उसको दे चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन उसको हुई है इस प्रोसीजर के साथ, उसका ट्रीटमेंट लेना है, काउंसलिंग उसकी करनी है आपने, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में उसको बताना है, रिप्रोडक्टिव एंड अदर हेल्थ सर्विसेज जो भी उसके घर के पास जो फैसिलिटी है वहाँ उसको मिलती है, वो उससे आपने उसको अवगत कराना है। देन कम्युनिटी एंड सर्विस प्रोवाइडर पार्टनरशिप है, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज टू इंश्योर टाइमली केयर, तो सबके बारे में आप उसको अवेयर करेंगे। देन है नॉर्मल रिकवरी, ठीक है।
तो वार्म बाथ पेशेंट जो है वो ले सकता है। अगर उसको क्रैम्पिंग यदि पेन हो रही है तो वार्म कंप्रेसिस पेशेंट ले सकता है। लाइट मेंस्ट्रुअल लाइक ब्लीडिंग और स्पॉटिंग उसको कुछ दिन रह सकती है, और नेक्स्ट मेंसेस उसके 4 से 8 हफ्ते में वापस आ सकते हैं रेगुलर। देन प्रेगनेंसी उसको आप एडवाइस करोगे, लाइक उसको आप बताओगे कि जब आपके रेगुलर 2 से 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो कंसीव कर सकती है। Then give antibiotics, hematinics, and analgesic before discharge home, and advice on hygiene and no vaginal douche. ठीक है, हाइजीन मेंटेन करने के लिए उसे एडवाइस करोगे और उसको बोलोगे टू अवॉइड वेजाइनल डाउचिंग, क्योंकि इससे जो नॉर्मल फ्लोरा है हमारा वो भी खराब हो जाता है वेजाइना का, और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन अलार्मिंग साइंस क्या हैं इस प्रोसीजर के बाद? अगर पेशेंट को फीवर आते हैं, चिल्स आते हैं, फेंटिंग अटैक्स होते हैं, वॉमिटिंग करती है, तो अलार्मिंग साइन है, उसको वापस आना है। देन स्वोलन और टेंडर एब्डोमेन है। देन फाउल डिस्चार्ज हो रहा है उसको पर वजाइनली, राइट। देन ब्लीडिंग उसकी जो है वो मेंसेस से ज्यादा अमाउंट में उसको ब्लीडिंग हो रहा है, और या फिर 2 हफ्ते तक उसको ब्लीडिंग कंटिन्यूसली इस प्रोसीजर के बाद रह रहा है, ठीक है। एंड या फिर उसके मेंसुरेशन जो है वो 4 से 8 हफ्ते के बीच में, जो हमने टाइम बताया कि 8 हफ्ते तक आ जाते हैं, तो अगर 8 हफ्ते तक उसके पीरियड्स वापस नहीं आएंगे तो उसको बोलना है फॉलो अप करने के लिए, ठीक है बेटा। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अर्ली कॉम्प्लिकेशंस कैन बी देयर एंड इवन देयर कैन बी लेट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अर्ली में आपका आ जाएगा प्राइमरी हेमरेज है, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, इन्फेक्शन हो सकता है पेल्विस में, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, देन जेनिटल ट्रैक लेसरेशन हो सकती है, राइट। तो ये सारी अर्ली कॉम्प्लिकेशन है। लेट में आपके आ जाता है सेप्सिस हो सकता है, एशरमैन सिंड्रोम है, हमने डिस्कस किया था ये पहले भी जब हमने अबॉर्शन किया था, ठीक है। देन क्रॉनिक पेल्विक पेन पेशेंट को हो सकता है, पीआईडी हमने डिस्कस किया है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो सकता है, टॉपिक प्रेगनेंसी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज आल्सो अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ, एंड दैट कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ MVA, manual vacuum aspiration. Then mother can even suffer from infertility in later her life, right? देन फॉलो अप विजिट, ठीक है। फॉलो अप विजिट आप पेशेंट को बोलोगे क्या, क्योंकि अलार्मिंग साइन आता है उसको फटाफट से आना है, और इस प्रोसीजर के 1 हफ्ते के बाद रेगुलर फॉलो अप के लिए पेशेंट को आप बुलाते हैं, ठीक है। So this is all about the procedure, that is manual vacuum aspiration. So I hope this topic is clear to all of you, but still if anyone is having any kind of doubt, any sort of doubt, you can always ask me, right? Thank you so much for listening. Thank you.